चलिए तीसरी सर्विस आती है हमारी एग्जेम्प्ट की, इसका नाम क्या है? एजुकेशन सर्विसेज। तो अगेन वही होगा कि ब्रॉड में तो पता लग गया कि एजुकेशन सर्विसेज जो है उसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता, लेकिन एजुकेशन सर्विस में डीप में जाना पड़ेगा कि एजुकेशन सर्विस के अंदर बात होगी यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, फिर वो क्या होते हैं, फिर इसमें एक और स्पेशल चीज आएगी कि यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो जो सर्विसेज देते हैं उस पे जीएसटी लगेगा, साथ ही में यहाँ पे एक बेनिफिट और भी है कि ये लोग जो एजुकेशन सर्विसेज या कोई और सिमिलर सर्विसेज लेते होंगे उस पे भी नहीं लगेगा। ये हमने अभी तक नहीं देखा था। एक एडिशनल चीज क्या है इसके अंदर कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों के लिए आउटपुट सर्विसेज जो है वो भी एग्जेम्प्ट है और कुछ इनपुट सर्विसेज भी हैं जो एग्जेम्प्ट है। सारे नहीं, लेकिन कुछ इनपुट सर्विसेज भी हैं जो कि एग्जेम्प्ट है। तो दोनों चीजों को इस थर्ड नंबर पॉइंट में अपने को समझना है कि कौन कौन सी आउटपुट सर्विसेज है और कौन कौन सी इनपुट सर्विसेज है। अब एजुकेशन सर्विसेज से क्या समझ में आता है कि कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा जो ये एजुकेशन की सर्विस दे रहा होगा। अब एजुकेशन की सर्विस किस किस प्रकार से हो सकती है? जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो भी एजुकेशन सर्विसेज होते हैं, जो प्री स्कूल्स होते हैं वो भी एजुकेशन सर्विसेज होते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं वो भी एजुकेशन सर्विसेज होते हैं, जो आईआईटी या आईआईएम वगैरह लोग जो कराते हैं वो भी क्या होते हैं? एजुकेशन सर्विस होते हैं। और कुछ एक हमारे वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं वो भी एजुकेशन सर्विसेज होते हैं। कुछ एक स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, लाइक आपको ट्रेनिंग करा दिया, आपको एक कंप्यूटर कोर्स करा दिया, आपको प्लम्बर का काम सिखा दिया, आपको टेक्नीशियन का काम सिखा दिया, तो ये भी क्या है? एजुकेशन सर्विसेज भी है। लेकिन अब इसमें से कैटेगराइज करना है कि कुछ एक एजुकेशन सर्विस को गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ऑब्वियस बात है कि उनको पढ़ाना है, और अगर पढ़ाई महंगी हो जाएगी, जीएसटी लगाएंगे तो महंगी हो जाएगी। लोग कहेंगे सरकार पढ़ाई से पैसा कमा रही है जीएसटी के रूप में, तो वो गलत है। वो कहते हैं चलो जी पढ़ाई को छोड़ दिया हमने, लेकिन सारी टाइप की पढ़ाइयां नहीं छोड़ी गई है। जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑल्दो सारे प्रॉफिट मेकिंग ही होते हैं, लेकिन स्टिल जो आपके एजुकेशन का पार्ट नहीं, करिकुलम का पार्ट नहीं है, डिग्री का पार्ट नहीं है, उस टाइप के एजुकेशन को यहां से हटा दिया गया है। इन शॉर्ट कहा जाए कि अगर आप कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और वो डिग्री क्या होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है तो उस केस में वो डिग्री हासिल करने के लिए जो भी आपने पैसे दिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो आपका क्या है? जीएसटी फ्री। अब उस डिग्री को हासिल करने के लिए आपने एडिशनल सर्विस ली किसी कोचिंग सेंटर की, जैसे कि आप लेते हैं कि आपको सीए की डिग्री चाहिए, सीएमए की डिग्री चाहिए, वो तो आपको डिग्री कौन दे रहा है? इंस्टीट्यूट दे रहा है। वो डिग्री क्या है? आपकी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, उसके लिए आपने इंस्टीट्यूट को पैसे दिए हैं। तो ये क्या आ गया? ये डिग्री के लिए आपने पैसे दिए, आपने एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, एंट्रेंस फी वगैरह जो भी दी, ये जो पैसे दिए ये क्या है? आपका जीएसटी मुक्त है। लेकिन अब उस डिग्री को पाने के लिए आपने एडिशनल सर्विसेज ले रहे हो, अलग अलग जगह से क्लासेस ले रहे हो, कोचिंग्स ले रहे हो, तो वो कोचिंग वाले क्या आपको कोई डिग्री दे रहे हैं? नहीं। कोचिंग वाले को डिग्री दे रहे हैं? नहीं। तो कोचिंग वाले जो आपसे पैसे ले रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो एक क्रक्स है कि मेन की जिस चीज को, जो चीज आपसे मिल रही है, जहां से मिल रही है, वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होनी चाहिए। और वो उस चीज के अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है, चाहे वो एंट्रेंस फी के नाम पे ले रहा हो, जैसे आप देखते हो एग्जाम फीस के नाम से आपसे पैसे लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? उस करिकुलम का पार्ट है, जीएसटी मुक्त है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारा वो व्यक्ति ले रहा है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले रहा है जो कि आपको क्या देगा? कोई ना कोई ऐसी डिग्री देगा, क्वालिफिकेशन देगा जो कि रिकॉग्नाइज्ड है लॉ के द्वारा। ठीक है, तो ये एक समरी थी थोड़ी सी, बाकी इसको पढ़ेंगे डीप में। पहले इसकी लॉ की लैंग्वेज देखते हैं और उसके बाद इसकी एनालिसिस के अंदर जाएंगे। सबसे पहले देखो एंट्री नंबर 66 क्या कह रहा है? कह रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, फिर कह रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, और फिर कह रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू। तो ये यूनिकनेस है इस एंट्री की कि यहां पे कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइड किया गया और सर्विस प्रोवाइड किया गया इंस्टीट्यूशन को, मतलब कि बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो दोनों चीजें यहां पे आ रही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस दे रहा है और कि कोई और व्यक्ति एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है। मतलब ऐसा कह लो कि ये दोनों जो है ये क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आउटपुट सर्विस, और ये जो है ये क्या है? इनपुट सर्विस जो कि वो ले रहा है किसी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है? बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। मतलब कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्विस देता है अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टीज को देता है और अपने स्टाफ को देता है, वो क्या है? जीएसटी मुक्त। बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। ऐसा भी होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कराती है और एंट्रेंस फी लेती है बच्चों से, तो ये भी क्या है? आपका जीएसटी मुक्त। अगला तीसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड
टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दी जा रही है बाय वे ऑफ क्या, ट्रांसपोर्टेशन। होता है, बस वाले होते हैं, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देने के लिए वो स्कूल वालों को सर्विस देते हैं कि स्कूल वालों के लिए कोई थर्ड पार्टी होता है जो बस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, गार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, सिक्योरिटी वगैरह की। तो वो अपने नहीं हो सकते हमेशा कि अपने एम्प्लॉय हो स्कूल के, हो सकता है वो कोई और एजेंसी से उन्होंने गार्ड रखवा रखे हो अपनी बाउंड्री पे, अपने गेट्स वगैरह पे, तो वो कोई और उनको सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की देगा तो क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कि मैं अगर स्कूल चलाता हूं, मेरा अगर स्कूल है, तो मैं अगर अपने स्कूल से आउटपुट सर्विस दे रहा हूं तो वो तो है ही एग्जेम्प्ट। मैं को मतलब स्कूल को अगर कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा होगा तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। स्कूल को अगर कोई केटरिंग की सर्विसेज दे रहा होगा, केटरिंग में क्या क्या चीजें हैं, इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, ऐसा भी होता है, मिड डे मील टाइप की चीजें होती है, या फिर अलग से और भी कैंटीन वगैरह की सर्विस दी जा रही है, केटरिंग की सर्विस दी जा रही है, स्कूल को दी जा रही है, मतलब इट इज अगेन इनपुट सर्विस, तो ये भी क्या है आपका जीएसटी फ्री। तीसरा, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें एक वर्ड बहुत अच्छा है, परफॉर्म, अभी कम समझ में आएगा लेकिन ये पूरा खत्म होते होते इसकी वैल्यू ज्यादा समझ में आएगी, फिलहाल ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी की सर्विस दी जा रही है, क्लीनिंग साफ सफाई की, हाउस कीपिंग की सर्विस दी जा रही है, किसको, स्कूल को दी जा रही है, कोई और दे रहा है, ठीक, तो वो भी क्या है, जीएसटी फ्री। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, मतलब अब इंस्टीट्यूट को एग्जाम कंडक्ट कराना है, एग्जाम करवाने के लिए उसने किसी और से सर्विस ली कि भैया तुम एग्जाम हमारा कंडक्ट करवा दो, अपने स्टाफ वगैरह लगा दो, अपना कोई पैटर्न बिठा दो, ठीक है, या फिर एग्जाम करवाना है तो पेपर सेट करवाया किसी और एक्सपर्ट से, ऐसा भी होता है कि जो पेपर बनवाए जाते हैं वो स्कूल के टीचर से नहीं बनवाए जाते, किसी बाहर के व्यक्ति से पेपर सेट करवाया गया, कोई एक्सपर्ट जीनियस बंदा है, उसको पैसे दिए, उन्होंने पेपर सेट करके दे दिया। तो इस टाइप की कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, मतलब कि स्कूल को ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैगजीन वगैरह होते हैं, पीरियोडिकल्स वगैरह, अपडेट्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड किया जा रहा है किसी और पार्टी के द्वारा उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। स्कूल में वर्ड बोल रहा हूं, अदरवाइज इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इन 5 प्रकार की सर्विस अगर दी जा रही है किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो क्या है आपकी जीएसटी फ्री। कंडीशन है, अब ये 5 के अंदर कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आ जाएगी, उसकी बाइफर्केशन है कि ये वाली एजुकेशनल के लिए ये सर्विस फ्री, ये वाली एजुकेशनल के लिए ये सर्विस फ्री, वो भी आगे देखोगे। चलो जी देखो जरा आगे क्या कह रहा है। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, 2 and 3, 5 बातें थी, इन 3 की बात कह रहा है however nothing contained in sub items 1, 2 and 3 of item B shall apply to educational institution other than an institution providing service by way of pre-school education and education up to higher school or equivalent। मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 चीजें हैं ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होंगी, जो प्री स्कूलिंग करवाते हैं, प्री स्कूल वाले इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई ऐसा स्कूल जो कहां तक की एजुकेशन देता है, हायर एजुकेशन देता है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकी पे नहीं होगा। दोबारा पढ़ो, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 1, 2, 3, ये जो तीनों बातें करी, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी हाउसकीपिंग वाली, शैल अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन, मतलब इनके अलावा और किसी पे अप्लाई ये नहीं होगा। किन पे होगा जी, किन पे होगा, जो अदर देन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब वैसे इंस्टीट्यूशन जो कि किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्री एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन की, एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मतलब स्कूलिंग तक के लोगों के लिए ये 3 सर्विस आपको फ्री कर दी गई। वे स्कूल के बाद बच्चा बड़ा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस वो खुद भी ले सकता है, जनरली छोटे बच्चों के लिए होती है, या प्री स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज होती है, केटरिंग, मिड डे मील किसको मिलता है, बड़े बच्चों को मिलता है, छोटे बच्चों को मिलता है, छोटे बच्चों को मिलता है। तो उन्होंने हायर सेकेंडरी तक के लोगों को कवर कर दिया कि इन लोगों को अगर ये 3 सर्विस को दिया, सिक्योरिटी की सर्विस मिलनी किसको जरूरत होती है, छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है कंपैरेटिवली, तो छोटे बच्चों की जो स्कूल होगी उनको ऐसी सर्विसेज की ज्यादा जरूरत होती होगी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया कि ये 3 टाइप की सर्विसेज ऐसे इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा जो क्या करते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन या फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो हायर एजुकेशन तक ही है, तो उन लोगों के लिए क्या है, एग्जेम्पशन है। आगे फर्दर नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 5, मतलब इस वाले की बात कर रहा है, ऑनलाइन वाले की बात कर रहा है, जो जर्नल्स पीरियोडिकल्स थी उसकी बात कर रहा है, कह रहा है नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 5 ऑफ आइटम बी शैल अप्लाई टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर स्कूल और इक्विवेलेंट और एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अब ये क्या कह गया
कह रहा है कि ये जो पांचवी वाली सर्विस है ना, ये किन के लिए नहीं है, ये कह रहा है सबके लिए है, इन तीन को छोड़ के। किन तीन को छोड़ के? प्री स्कूल वालों को छोड़ दो, हायर सेकेंडरी वालों को छोड़ दो, और वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनको छोड़ दो, बाकी सभी पे एप्लीकेबल होगी। ये कौन सी वाली? ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स वाली। मतलब कि जैसे ये तीन का बेनिफिट सिर्फ इन दोनों को दिया जा रहा है, वैसे ही कहा जा रहा है कि भैया इस वाले का बेनिफिट इन दोनों को तो नहीं मिलेगा, इस फिफ्थ वाले का बेनिफिट इन दोनों को नहीं मिलेगा, साथ ही में वोकेशनल कोर्स वाले जो होते हैं उनको भी नहीं मिलेगा, उन पे ये अप्लाई नहीं होगी ये वाली सर्विस। ठीक है, आगे निचोड़ और दिखेगा, ये बातें यहां पे क्लियर होती हैं। सिंपल से 2 लाइन में पहले तो लिखा है आउटपुट सर्विस। भैया आप किसको दे रहे हो? आप बच्चों को दे रहे हो, स्टाफ को दे रहे हो, तो वो आपके आउटपुट सर्विस हो गए। उसके अलावा आपने एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए इंटरेस्ट फी वगैरह चार्ज की कंसिडरेशन में, तो ये आउटपुट सर्विस हो गए। ये दोनों के दोनों क्या है आपके? एग्जेम्प्ट। कौन दे रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसके डीप में भी हम जाएंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती। ठीक, इनपुट के लिए उन्होंने 5 बातें बता दी, 5 पे कंडीशन लगा दी कि पहले 3 जो होगा वो इन दोनों के लिए होगा, प्री स्कूल और अप टू हायर एजुकेशन वालों के लिए होगा। चौथे वाले के लिए कुछ नहीं बता रहा, 5वें वाले के लिए कह रहा है कि इन तीनों को नहीं मिलेगा, प्री स्कूल को नहीं मिलेगा, हायर एजुकेशन तक वालों को नहीं मिलेगा और वोकेशनल कोर्स वालों को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। इतनी बातें थी आपकी एज पर लॉ। अब इसकी गहराई में जाएंगे, वर्डिंग की और डीप में जाएंगे। चलो जी, तो पहले तो कुछ ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल है। एजुकेशन इज फंडामेंटल टू द नेशंस बिल्डिंग प्रोसेस। द टर्म एजुकेशन इज नॉट डिफाइंड इन द सीजीएसटी एक्ट 1970। मतलब एजुकेशन का मतलब क्या है ये डिफाइन नहीं किया हुआ। कोई बात नहीं, यहां नहीं कर रखा तो कहीं और किया होगा, देखो कहां किया। बट एज पर एपेक्स कोर्ट डिसीजन इन लोक शिक्षा ट्रस्ट वर्सेस सीआईटी, मतलब कोई एक डिसीजन हुआ कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक डेफिनेशन बनाई थी। वो डेफिनेशन देखो क्या थी कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट बाय नॉर्मल स्कूलिंग। एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम ट्रेन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं क्या चीज? नॉलेज, स्किल या फिर कैरेक्टर। किसका? स्टूडेंट्स का। किस तरीके से? नॉर्मल स्कूलिंग वगैरह करा के, तो उसको हम एजुकेशन का नाम दे रहे हैं। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की ऐसी कोई जरूरत इसको है। आगे देखो, taxing the education sector has always been a sensitive issue and education is seen more as social activity than a business one। मतलब कि एजुकेशन को जनरली कैसे देखा जाता है? एज अ सोशल एक्टिविटी। इसको बिजनेस के नजरिए से कम देखा जाता है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं आज के जमाने में। ठीक है, बट जो भी है एक सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से देखा जाता है। एक चीज मैं और बताऊं, पहले भी बता रखा है कि भैया लेंथी चल रहा है, सारी वर्डिंग्स काम की नहीं है, कुछ एक क्रक्स को समझना है, एट द एंड समरी करते हुए अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सारी चीजें एग्जाम्प्ट है, बाकी एग्जाम नहीं है। बस इतनी बातें आपको जाननी है इस लंबी चौड़ी पढ़ाई से। 8-10 पन्ने का चलेगा, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ रेलेवेंट नहीं है, की टर्म्स बस रेलेवेंट है जो कि हाईलाइटेड। ठीक है, बस उसी पर फोकस कर। आगे देखो, the government has a constitutional obligation to provide free and compulsory elementary education to every child। गवर्नमेंट का obligation होता है भैया सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है सर। thus to provide education it would be beneficial if educational services are exempt from tax। अगर हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है तो obvious सी बात है एजुकेशन को टैक्स से मुक्त करना पड़ेगा, तभी पढ़ाई हमारी सस्ती हो पाएगी। however commercialization of education is also a reality। The distinction between the core and ancillary education is blurring and education is now an organized industry with huge revenue। है, देखिए तो आप लोगों के फील्ड में तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? काफी लोग अच्छा कमा रहे होते हैं इस टाइप की बिजनेस को करके। आपका पहले लक्ष्मी नगर बहुत फेमस था, अब तो खैर खत्म हो गया, लेकिन स्टिल टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे होते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करके। ऑल्दो क्वालिटी एजुकेशन है बट रेवेन्यू है, मतलब एक अच्छा बिजनेस है। ठीक, आगे द जीएसटी लॉ ट्राइज टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस वेयर बाय कोर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जेम्प्ट एंड अदर सर्विसेज साउट टू बी टैक्सेस। क्या कह रहे हैं कि भैया जो कोर एजुकेशन है, कोर एजुकेशन को हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो बिजनेस टाइप के आपके एजुकेशन होगा उसको तो टैक्स लगाना जरूरी है ना। मतलब कि आपको डिग्री मिलती है सपोज डीयू से, तो डीयू से डिग्री मिलती है तो डीयू नॉमिनल सी फीस चार्ज करता है आपसे 3-4 हजार रुपए एक साल की, तो उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे क्योंकि ये तो कोर एजुकेशन दे रहा है आपको। लेकिन आप उसके साथ साथ आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो, वो कोर एजुकेशन नहीं है। आप खुद की किताब से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करो, बट आप अगर आप ले रहे हो कोचिंग तो वो कोर एजुकेशन का पार्ट नहीं है। तो इस चीज के ऊपर एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है कि क्या कोर एजुकेशन है और क्या उसके अलावा के पैटर्न है। ठीक है, वो आउटपुट के लिए भी और वो इनपुट के लिए भी। इनपुट में आपने देखा 5 ही बातें आई, बाकी सर्विसेज तो नहीं आई ना। अब अगर कोई और सर्विस ले रहा होगा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो क्या वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। 5 कौन सी थी? कोर चीजें थी जो कि स्कूल को जरूरत होती है अपने आउटपुट को प्रोवाइड करने के लिए। छोटे बच्चे का स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, केटरिंग चाहिए, तो ये एसेंशियल है क्योंकि इसके बगैर वो आउटपुट सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो इसको कहा एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा और आप दुनिया जहान की सर्विस लेते रहो,
सीए से लेते हो, एडवोकेट से लेते होंगे स्कूल वाले भी ये सारी सर्विसेज, तो उसको एग्जाम नहीं किया क्योंकि वो उसका कोर मकसद नहीं है। ठीक, आगे exemption from GST granted by entry number 66 stated above can be discussed under two broad categories। तो ये जो 66 आपके एंट्री नंबर है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक आउटपुट को देखेंगे पहले कि आउटपुट के अंदर वो दो बातें थी, दो लाइन लिखी थी ना, उन दो बातों की ही गहराई में जाएंगे, वो आउटपुट सर्विस हो गया। और उसके बाद तीसरा क्या था हमारा इनपुट सर्विसेज, तो उन पांच बातों की गहराई में जाएंगे, उसके डिफरेंस को समझेंगे। तो दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहले बात करेंगे किसके, आउटपुट सर्विसेज की, फिर बात करेंगे किसकी, इनपुट सर्विसेज की। तो सबसे पहले देखो आउटपुट क्या है। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, यही बातें थी आउटपुट के अंदर। यही बातें थी ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्विस दे रही है, किसको दे रही है, स्टूडेंट को दे रही है, फैकल्टी को दे रही है और स्टाफ को दे रही है। और दूसरा एक और चीज था क्या, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक, ये दो बातें थी, एक एंट्रेंस एग्जाम वाला पॉइंट था और दूसरा था आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्विस दे रही है अपने स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को। आगे देखो जी, since exemption with respect to said services is available only when these services are provided by, सवाल कहां पे आएगा कि ये सर्विसेज कौन दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहा होगा तभी एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो अपने को समझना पड़ेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर देखो क्या क्या चीज आएंगी। पहला, इंस्टीट्यूशन वो जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, पहला कैटेगरी जो बच्चों से लेकर हायर स्कूल तक आपको लेके जाते हैं। उसके बाद एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, सीए की डिग्री होगा। ये और स्टेप के कई सारे एजुकेशन होते हैं जो कि किसी लॉ के तहत एक क्वालिफिकेशन मानी जाती है जिसको आप ऑब्टेन करते हो, तो वो भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही है। आगे, एजुकेशनल एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, मतलब कि जो आपके वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और वो अप्रूव्ड होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, तो वो भी क्या है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। सिर्फ ये तीन ही लोग, इन्हीं के ऊपर पीछे ऊपर भी चर्चा की गई थी ना जब हमने उसकी कोर एंट्री पढ़ी थी, वहां पे भी इन्हीं की बातें थी, इसी को बाइफरकेट किया गया था। तो तीन चीजें कौन कौन सी आ रही है, प्री स्कूल, हायर स्कूल, एक दूसरा कि जो आपके करिकुलम टाइप के कोर्सेज वगैरह ड्राफ्ट करते हैं जिसको क्वालिफिकेशन माना जाता है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत उसको क्या माना जाता है, क्वालिफिकेशन का दर्जा दिया जाता है। आपके बीए है, एमबीए है, बीकॉम है, आपको ये सारे क्या है, एक आपकी क्वालिफिकेशन का दर्जा मिला हुआ है। इसकी करिकुलम होती है, 2 साल का कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, तो एक करिकुलम इसका डिजाइन किया गया और उसको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। और ऑब्वियसली बात है वो जो डिग्री दे रहा होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले तो सीबीएसई हो गया, उसके बाद आपके क्या होता है एआईसीटीई के कुछ होते हैं जो इंजीनियरिंग टाइप की सर्विसेज वगैरह देते हैं। उसके बाद आपने देखे हैं कि यूजीसी से रजिस्टर्ड होने चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेज है, तो ये क्या है किसी ना किसी के द्वारा ये अप्रूव्ड है, किसी लॉ के तहत आपकी जो डिग्री मिल रही है आपको ये क्या है अप्रूव्ड है। एमबीए कराते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन करा रहा है, लेकिन सारे के सारे क्या है अंडर एक बॉडी के अंदर क्या है वो रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है कि उसके द्वारा जो डिग्री मिलेगी वो वैलिड होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो चीज हो रही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि वोकेशनल अगर एजुकेशन दी जा रही है तो वो भी क्या होनी चाहिए आपकी अप्रूव्ड, मतलब कि रजिस्टर्ड बंदा दे रहा है। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो, और उस रजिस्ट्रेशन के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड चीज है, अभी आप देखोगे एक एक्ट का नाम आएगा अप्रेंटिस एक्ट करके, तो उस एक्ट के अंदर जो जो बातें बताई गई है उन्हीं टाइप के आप उन्हीं चीजों के वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड करते हो, तो वो चीजें ही आपकी अप्रूव्ड में आती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर होंगी तो आप क्या माने जाओगे एजुकेशनल। इसके अलावा जो भी है वो क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आते। अच्छा जी, आगे It is to be noted that only those institutions whose operation conform to these specific given in the definition, मतलब कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं और जो डेफिनेशन में बातें लिखी गई, जो हमने 3 बातें पढ़ी उससे वो मिलते जुलते हैं तभी वो एजुकेशनल में कवर होंगे, अदरवाइज वो नहीं कवर होंगे। और अगर वो इन बातों से मिलेंगे तभी उनको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। सब क्लॉज 2 था, क्या था, The term education is a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for time being in force। इसका मतलब क्या है, करिकुलम वाला जो पॉइंट है उसका मतलब क्या है, means the education delivered as a part of curriculum that has been prescribed for obtaining a qualification prescribed by law. Thus, in order to cover under entry number 66, the educational service should be delivered as a part of curriculum. In view of the same, it can be inferred। अब इस curriculum से क्या मतलब है उसको समझो जरा। Conduct of डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, ये डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक डिग्री कोर्सेज आपको देते हैं, उससे आपको एक क्वालिफिकेशन प्रोवाइड होती है और ऑब्वियसली बात है वो किसी ना किसी लॉ के तहत आपको मिल रही है, चाहे वो बीकॉम है, बीए है, एमबीए है, सीए है, कुछ भी है। ठीक है, ये सारे क्या है एक एजुकेशनल करिकुलम है जो कि एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और वो ऑब्वियसली बात है रजिस्टर्ड है किसी ना किसी लॉ के अंदर। तो ये आपका कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग गिवन बाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कोई डिग्री मिल रही है आपको मेरे पढ़ाने के बाद से, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो कुछ मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। वो आप कुछ डिग्री हासिल कर रहे हो, उसके लिए सपोर्टिंग हेल्प ले रहे हो किसी कोचिंग सेंटर से, ठीक है। तो क्या ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है? नहीं, ठीक है। ये कोई डिग्री कोर्स है, कोई करिकुलम का पार्ट है? नहीं। तो क्या इसको एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मतलब जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है वो आपके क्या हो गए? टैक्सेबल हो गए। उसके बाद देखो एक और अच्छी चीज क्या आ रही है, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइब करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लॉ। सब कुछ ठीक है, लेकिन कहां का है? फॉरेन कंट्री का है। अब इसके अंदर जो बात लिखी थी वो फॉरेन कंट्री की नहीं लिखी थी। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया की बात कर रहा है। भैया किस लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए? इंडिया के लॉ के द्वारा होना चाहिए। फॉरेन के द्वारा अगर रिकॉग्नाइज होगा तो उसको एग्जम्पशन देंगे क्या? उसको हम इंडिया में नहीं देंगे। तो इसलिए अगर फॉरेन कंट्री के द्वारा एग्जम्पशन भी है, सारे जो लैंग्वेज है सारी सेम चल रही है, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड है वो किसके तहत है? फॉरेन कंट्री के लॉ के तहत है। तो उस केस में उसको भी एग्जम्पशन आपकी नहीं मिलेगी, वो भी इस वाले पैरा को, इस वाले क्लॉज को क्वालिफाई नहीं करेगा। तो सिंपल से समझ में आ गया कि जो डिग्री कोर्सेज बेसिकली होते हैं, जो ऐसा करिकुलम चलते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल के कोर्सेज होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी होती है, यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं और वो रिकॉग्नाइज होते हैं किसी ना किसी लॉ के तहत। सिंपल एग्जांपल देख लो, एक बच्चा सा एग्जांपल है, कह रहा है धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब प्राइवेट। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसमें ये मत समझ लेना कि ये डिग्री जो है, ये जो डिग्री कोर्सेज होंगे ये क्या गवर्नमेंट कॉलेज कराएंगे या प्राइवेट कॉलेज भी करा सकते हैं? प्राइवेट भी करा सकते हैं। डिग्री जो एमबीए है बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग कराती है, लेकिन क्या वो अप्रूव्ड है कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है? तो अगर प्राइवेट कोचिंग नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर इस टाइप की कोर्सेज करा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अगर इस टाइप की कोर्सेज करा रहे हैं जो कि आपको अंततः एक डिग्री प्रोवाइड करेंगे विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर द लॉ, तो वो भी आपका क्या होगा? एग्जम्पशन में आएगा, ठीक है ना। चलो एग्जांपल देखो, धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डीआईटी, अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एमपी, ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। ठीक है सर, ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग द डिस्टेंस लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाय डीआईटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। ठीक है जी, किसके द्वारा? द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE ऐसे करके इनका होता है कुछ इंजीनियरिंग वगैरह का, अगर आपने सुना हो तो इसके द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, सिंस DIT imparts education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by the Indian law, the same is an educational institution। तो ये सारी चीजें कंडीशन फुलफिल करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आएगा। सब क्लॉज 2, an institution providing preschool education and education up to a higher secondary school or equivalent qualify as a educational institution। ये भी एक डेफिनेशन था, प्री-स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। देखो जरा, लिटिल वेज पब्लिक स्कूल is a school located in Tamil Nadu. The school has 2 branches, 2 branches is स्कूल के, one is preschool and another is higher secondary school affiliated to CBSE। ठीक है, a preschool and a higher secondary school are educational institution, thus little way public school qualifies as an एजुकेशनल स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, मतलब प्री स्कूल कोई भी होगा या उसका हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये कहते हैं हमारे दोनों ब्रांचेस है, एक प्री स्कूल भी एक हायर भी है, तो दोनों के दोनों किसमें आ जाएंगे? आपके एजुकेशनल के अंदर काउंट किए जाएंगे। सब क्लॉज 3 क्या था जिसके अंदर बात हो रही थी? अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज की। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, नाम अप्रूव्ड का मतलब समझ में क्या आ रहा है कि भैया किसी ना किसी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। अप्रूव्ड किसके द्वारा होगा? जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन वगैरह होंगी, गवर्नमेंट की कोई बॉडी होगी, वही तो इंस्टीट्यूट अप्रूव करके देगी ना, हाँ भैया तुम ये सारे कोर्सेज करा सकते हो। तो इसकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो एक बार रीड मार रहे हैं। अ कोर्स रन बाय ITI ITC। अब ये ITI ITC क्या है? देखो ITI ITC क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट है या सेंटर है। इन्होंने एक कोर्स रन किया जो कि एफिलिएटेड है किसके द्वारा? टू द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, NCVT के द्वारा एफिलिएटेड है, मतलब मान्यता प्राप्त है एक तरीके से, ये तो मतलब होता है। और स्टेट काउंसिल या फिर किसी स्टेट काउंसिल के द्वारा, ये तो नेशनल काउंसिल मतलब सेंटर लेवल की बात होगी, या फिर कोई स्टेट काउंसिल है तो उससे भी वो एफिलिएटेड हो सकता है। फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफर्स कोर्सेज इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स नोटिफाइड अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। अब ध्यान देना, ये एक एक्ट है। अब इसके भी सारे आपको ट्रेड जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एक्ट ने कुछ एक ट्रेड बता दी कि भैया ये सारे काम जो होते हैं ना, इनके ऊपर आप वोकेशनल कोर्सेज डिजाइन कर सकते हो, करवा सकते हो। जनरली इसके अंदर वही सारी बातें आती है, टेक्निकल जो होती है, गैरेज मैकेनिक हो गया, प्लम्बिंग वगैरह हो गया, इस टाइप की एक्टिविटीज हैं। तो इस एक्ट के अंदर जितने भी चीजें नोटिफाई किए गए हैं, वो सारी चीजों का आप कोई काम कराते हो, कोर्सेज वगैरह डिजाइन कर रखा है, उस कोर्सेज को आप प्रोवाइड कराते हो, और आप एफिलिएटेड होने चाहिए या फिर नेशनल या फिर स्टेट काउंसिल के अंडर। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर है, मतलब कि एक तो आप वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हो,
अप्रूव्ड हो। अप्रूव्ड कैसे होगे? या तो नेशनल काउंसिल या स्टेट काउंसिल के अंदर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। और आप कोर्स कौन सा प्रोवाइड कराओगे? जो आपका अप्रेंटिस एक्ट जो है वो बताता है कि ये सारे नोटिफाइड कोर्सेज है, इनको अगर कराओगे तो इसको ही हम क्या मानते हैं? वोकेशनल। अदरवाइज हम बाकी चीजों को नहीं मानते। तो वही सारी चीजों की आप कोर्स बना के उसको प्रोवाइड करा रहे हो स्टूडेंट्स वगैरह की स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे आपके वोकेशनल कोर्स का पार्ट होंगे। ठीक। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, अब इन्होंने किसी ने नाम दे दिया कि भैया एक मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है, मतलब ये कोर्स कर लो तो नौकरी लग जाएगी, इस टाइप के होते हैं। ठीक है जी। वो भी क्या होने चाहिए? अप्रूव्ड होनी चाहिए। किससे? एनसीवीटी से, रन बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी सारा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड है बंदा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड है। The modular employable skill is a minimum skill set which is sufficient for gainful employment or self-employment in the world of work. मतलब आप खुद भी काम कर सकते हो या किसी के साथ जॉब भी कर सकते हो। It provides employable skills to early school dropouts, existing workers seeking skill upgradation, workers seeking certification of their skill acquired informally etc. to improve their employability and provide certification after completion of the course। मतलब ये कोर्स करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके बेसिस पे वो आगे और नौकरी वगैरह पा सकते हैं, प्रमोशन वगैरह पा सकते हैं। तो इस टाइप का कोई कोर्स है तो वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। आगे देखिए, काला दृष्टि ITI गोरखपुर इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स इन अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। क्या कह रहा है? अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स, मतलब जो ट्रेड्स आपके नोटिफाई किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, उसके अलावा कोई और काम वो करा रहा है, कोई और पढ़ाई वो पढ़वा रहा है जो कि इसके अंदर नोटिफाई नहीं है। Since courses offered by Kala Drishti ITI are not designated trade notified under this act, education provided by it is not approved as a vocational educational course as defined above. Resultantly, it does not qualify as a educational institution. काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पैसे कमाओ, टैक्स देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएसटी के एग्जम्पशन लेने के लिए जो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आना पड़ेगा वो आप नहीं आ पाओगे अगर आप वो नोटिफाई कोर्स नहीं कराओगे जो उस एक्ट के अंदर नोटिफाइड है। ठीक, आगे बढ़िए। अब यहां पे कुछ एक वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला आ रहा है प्राइवेट आईटीआईज। प्राइवेट आईटीआईज का बेसिकली क्या है कि प्राइवेट आईटीआईज क्वालिफाइज एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि प्राइवेट भी अगर कोई आईटीआईज वगैरह है, कोई ऐसे कोर्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। कब? इफ जो एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय दीज आईटीआईज क्या होने चाहिए? अप्रूव्ड होने चाहिए एज अ वोकेशनल एजुकेशन कोर्स एज डिफाइंड अबव। नंबर 1 पहली कंडीशन क्या है कि वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, it implies that services provided by private ITI only in respect of designated trades notified under this act are exempt from GST under NT number 66. Service in other than designated trade are liable to GST. और आप दे सकते हो बट वो क्या होगा? GST उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दो कंडीशन सिंपल समझ में आ रही है। प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुद्दा क्या है? रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा जो नोटिफाइड ट्रेड है उसी की वो जो कोर्स बना के वो दे रहा है बच्चों को, उसमें वही कोर्स होनी चाहिए जो नोटिफाइड है अंदर अप्रेंटिस एक्ट 1960। ठीक, आगे गवर्नमेंट आईटीआईज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआईज की केस में क्या होगा? कह रहा है as far as government ITIs are concerned, services provided by a government ITI to individual trainees student are exempt under entry 6 as these are in nature of services provided by central government and state government to individuals। क्या है मतलब आया कि एंट्री 66 के अलावा एक एंट्री 6 भी है, अब आगे पढ़ोगे अभी इसके बाद वाली सर्विस जिसके अंदर कहा जाता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो एंट्री 6 के अंदर वो क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट। तो 66 की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर गवर्नमेंट आईटीआई एंट्री 6 के अंदर ही वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसको अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। Such exemption in relation to service provided by government ITI would cover both vocational training and examinations conducted by these government ITIs। मतलब कि vocational training है तो वो तो exempt है ही एंट्री 6 के अंदर, साथ ही में अगर कोई examinations वगैरह भी कंडक्ट करवा रही है गवर्नमेंट ITIs तो वो भी क्या हो जाती है? एंट्री 6 में आपकी कवर्ड है, वहां पे exemptions को मिल जाता है, तो एंट्री 66 की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। As regard the services provided to private ITIs, अब provided to की बात हो रही है, मतलब कि प्राइवेट ITIs को सर्विसेज मिल रही हैं। Only services relating to admission to or conduct examination received by private ITI in respect of the such designated trade are exempt. All other services provided to such institution are liable to GST। इसकी क्लैरिफिकेशन आपको अभी इनपुट वाला जब पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया एडमिशन या एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस आप ले रहे हो, क्यों? क्योंकि प्री स्कूल हायर स्कूल तो आपका है नहीं, प्री स्कूल हाई स्कूल है नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है। फोर्थ आपका एडमिशन एग्जामिनेशन का वो मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट के अंदर क्या बात आई थी जिसके अंदर ऑनलाइन
जनरल्स या प्रोडिगल्स की बात की थी, उसके अंदर वोकेशनल को लात मार के बाहर कर दिया, तो उसमें कहा था कि भैया तुम्हारे प्री स्कूल भी नहीं होनी चाहिए, हायर भी नहीं होनी चाहिए और वोकेशनल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बचा कौन सा? चौथा पार्ट। चौथा कौन सा था? एडमिशन और एग्जामिनेशन वाला। तो वो वाली सर्विसेज अगर आप ले रहे हो तो उसका मिल जाएगा, बाकी सारी सर्विसेज आपके लिए क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल। ठीक है, क्लियर कि ये वाली सर्विसेज अगर ये किसी से ले रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और सर्विस अगर इनको मिलेगी प्राइवेट आईटीआई को किसी बाहर से, तो वो सारे क्या हो जाएंगे आपकी? जीएसटी टैक्सेबल। Now, it is important to note that the central and state educational boards shall be treated as educational institution for the limited purpose for providing service by way of conduct of examination to the institution students. Basically क्या कह रहा है? एक छोटा सा नोट है कि सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड जो होते हैं आपके, सेंट्रल लेवल पे बोर्ड है जैसे सीबीएसई वगैरह है, या आपके स्टेट लेवल के बोर्ड होते हैं। हर एक स्टेट के अंदर अपना एक एजुकेशन का यूपी बोर्ड चल रहा होता है, बिहार बोर्ड चल रहा होता है, दिल्ली के अंदर नया नया लॉन्च हुआ है कि दिल्ली के अंदर भी अपना एक एजुकेशन का बोर्ड होगा आगे चल के। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी सेंटर या स्टेट के एजुकेशन बोर्ड होते हैं, ये क्या है? ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए। लिमिटेड पर्पस का मतलब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? जो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर ये किस चीज की सर्विस देंगे? एग्जामिनेशन की सर्विस देंगे स्टूडेंट्स को, उसके लिए ये क्या है? एजुकेशनल, मतलब उसके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट। बाकी अगर कोई और सर्विस ये दे रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये जीएसटी लायबल हो जाएगा। ठीक, तो ये एक नोट है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो एजुकेशनल बोर्ड होते हैं, चाहे वो सेंटर के हो चाहे वो स्टेट के हो, ये मल्टीपल सर्विसेज देते हैं, लेकिन इसके लिए कहा गया कि अगर आप एग्जामिनेशन की सर्विस दे रहे हो तो उस पर्पस के लिए आपको क्या माना जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे। लेकिन बाकी कोई और पर्पस, कोई और सर्विसेज होंगे तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आओगे, और जो भी आप सर्विस दोगे वो सारा का सारा क्या होगा? टैक्सेबल। आइए जी, अनरिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो क्या होगा? जैसे कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर, अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब तो ये हो गया जैसे प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो गए, या फिर अदर अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन थ्रू सेल्फ स्टाइल्ड एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब मैंने खुद से कोर्स बना दिया, मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं, जीएसटी किसी पर्पस के लिए नहीं पढ़ा, आपको जीएसटी एक्सपर्ट बनाने के लिए कोर्स मैंने बनाया कि भैया 6 महीने में जीएसटी एक्सपर्ट हो गए, उसके बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी 25,000 रुपए। ठीक है, इस ऐसे मैंने खुद से एक कोर्स बनाया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर और आपको वो कोर्स करवा रहा हूं। ठीक, तो क्या ये अप्रूव्ड बाय लॉ होगा? नहीं। तो इस टाइप के जो कोर्सेज मैं बना रहा हूं, ठीक है, बना सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, सामने वाला उसके कंसिडरेशन भी पे करेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कहीं से भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थ्रू सेल्फ स्टाइल्ड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर जीएसटी एंड दस कैन नॉट अवेल एग्जेम्पशन अवेलेबल टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब देखो जो नोटिफाइड है उनके कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ नाम याद रख लेना, सारे याद रखने की जरूरत नहीं। जनरली आपको एग्जाम में जो आएंगे वो ऐसे आएंगे कि भैया नोटिफाइड है या नोटिफाइड के अंदर नहीं है, इस टाइप से क्लैरिटी होगी। बाकी कुछ नाम है यहाँ पे, एक बार देख लो उसको क्या क्या नाम है। जैसे क्या क्या कह रहा है? इलेक्ट्रीशियन, ये नोटिफाइड है, इलेक्ट्रीशियन का कोई कोर्स करा रहा है। वायरमैन, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, मैकेनिक, टूल्स और डाई मेकर, बेकर एंड कन्फेक्शनर, वीवर, टेलर, फुटवेयर मेकर, फोटोग्राफर, ब्यूटिशियन, पेंटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, गार्डनर, केबल टीवी ऑपरेटर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ईटीसी। ईटीसी मतलब लिस्ट अभी जारी है, ये आपको कुछ एक फेमस बता दिए गए हैं, थोड़ा सा आपके माइंड में रहना चाहिए। इस टाइप का जो होते हैं ये नोटिफाइड है, बाकी नोटिफाइड नहीं। एग्जाम में जनरली ऐसा ही आएगा कि भैया वो नोटिफाइड करता है या नोटिफाइड नहीं करता, आपको उसके बेस पे डिसीजन लेना है। मतलब बोलेगा कि वो नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड जो ट्रेड है उसके कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में आपको पता है क्या करना है। और कहेगा कि नोटिफाइड के अलावा कोई और कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, नाम जनरली नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए कुछ नाम यहाँ पे दिए। एग्जाम्पल देखो, सुपर माइंड्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन रायपुर प्रोवाइड्स कोचिंग फॉर इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस की कोचिंग देते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम। सुपर माइंड्स बीइंग अ कोचिंग सेंटर व्हिच ट्रेन कैंडिडेट्स टू सिक्योर अ बैंकिंग जॉब इज नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। एग्जेम्पशन लेने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं जो बैंकिंग जॉब वगैरह की पढ़ाई कराते हैं। नाउ आगे देखो जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसे हमने देखा था ना प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें कवर है। ऑल्दो आपको पता है कि हायर सेकेंडरी वाले क्या है आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। क्या कह रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ एंटर 66 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल डू नॉट सफर जीएसटी ऑन आउटपुट सर्विसेज एंड आल्सो ऑन स्पेसिफाइड इनपुट सर्विसेज। क्या कह रहा है कि आउटपुट के ऊपर तो उनको जीएसटी देना ही नहीं पड़ता, इनपुट में भी कुछ ऐसे सर्विसेज इस पर नहीं देना पड़ता। कौन से थे? स्टार्टिंग के 3 वाले, स्टार्टिंग के ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी हाउसकीपिंग वाले जो थे उनके ऊपर इनको नहीं देना पड़ता। ठीक है, और चौथा भी है, एडमिशन वाला भी तो था इनके लिए। 5वां ही तो मना कर दिया ना कि 5वां नहीं मिलेगा इनको,
जो जनरल्स वाला था। चौथे वाले के लिए तो साइलेंट है तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो 4 से है, 3 अलग से नोटिफाई करके बताया गया कि ये 3 इन्हीं को मिलता है और चौथा तो सभी को मिलता है, एडमिशन और एग्जामिनेशन वाला। ठीक, चलिए। हाउएवर सम ऑफ द इनपुट सर्विसेज लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस को छूट दी गई है क्या? रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हैं किसी से तो क्या उसको कोई छूट मिलेगी? उसमें जीएसटी नहीं लेगा? मतलब किसी स्कूल के अंदर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करवाया जाएगा तो उसमें जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, उसको छूट थोड़ा दी गई है। तो however some of the input services like repair and maintenance etc provided by private players to educational institutions are subject to GST, उन पे लगेगा भैया, उनमें कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट सर्विसेज ऑफ लॉजिंग बोर्डिंग इन हॉस्टल्स, अब आपने देखा है हॉस्टल्स होते हैं स्कूल्स वगैरह के, उसके अंदर हॉस्टल्स के अंदर उनको रहने की फैसिलिटी दी जाती है, खाने की फैसिलिटी दी जाती है, तो ये सारे क्या है? ये सारी भी आउटपुट सर्विसेज है जो उनको दी जा रही है। तो किसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा किसका? कंपोजिट सप्लाई का। कंपोजिट सप्लाई में आपने क्या देखा था? नेचुरली बंडल्ड है, ये सारे क्या है? नेचुरली बंडल्ड है। उसके अंदर जो एसेंशियल है आपका सर्विस वो कौन सा है? एजुकेशन। एसेंशियल जो मेन सर्विस है वो क्या है? उनको लॉजिंग बोर्डिंग खाना दिया जा रहा है, मेनली उनको ज्ञान दिया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, मेनली एजुकेशन दी जा रही है। तो कंपोजिट सप्लाई है जिसके अंदर जो आपका एसेंशियल है वो क्या है? आपका एग्जेम्प्ट। तो इसलिए बाकी सारा भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, पढ़ो। आउटपुट सर्विसेज जैसे कि लॉजिंग बोर्डिंग इन हॉस्टल्स प्रोवाइडेड बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच आर प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट और एजुकेशन लीडिंग टू अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ आर फुल्ली exempt फ्रॉम जीएसटी। Annual subscription fees charged as lodging boarding charges by such educational institution from its students for hostel accommodation shall therefore not attract GST। मतलब जो उनसे पैसा ले रहे होंगे वो उसके अंदर इसके भी चार्ज लेते होंगे कि भैया आपको एकोमोडेशन के भी इतने पैसे देने हैं क्योंकि आपको रहने की फैसिलिटी यहां दी जाएगी, तो उन पैसे के ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगेगा। अभी और रीजन पता लगेगा। बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं आपके जो क्या करते हैं? खाना भी देते हैं, रहने का भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है। प्रोवाइड सर्विस ऑफ एजुकेशन coupled with other services like providing dwelling units for residents, रहने की जगह, food. This may be a case of composite supply if the charges of education and lodging and boarding are inseparable। क्या इसको हम अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। Their taxability will be determined in terms of the principles laid down in section 2 clause 30 read with section 8, जिसके अंदर हमने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात पढ़ी थी सीजीएसटी एक्ट के अंदर। कह रहा है कि इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा, अगर हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके इसमें हम क्या देखेंगे कि एसेंशियल क्या है आपका? नेचुरली बंडल्ड है। और एसेंशियल क्या है आपका? एसेंशियल वो सर्विस है जो कि आपकी क्या है? एग्जेम्प्ट। तो अगर एसेंशियल वाली एग्जेम्प्ट है तो सारी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। ऐसा कहता था कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई अगर होगा तो उसके इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे हायर रेट ऑफ टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जिस पर हायर रेट ऑफ टैक्स होगा उसी पे सब पे टैक्स लगा देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट था। ये कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे, आप सेक्शन 8 पढ़ो और उसके साथ डिसाइड करो कि क्या होना चाहिए। ऑल्दो ये लग कैसा रहा है? कंपोजिट सप्लाई के जैसा लग रहा है। Such services in case of boarding schools are naturally bundled and supplied in the ordinary course of business. Ordinary course of business है naturally bundled है। Therefore, the bundle of services will be treated as consisting entirely of the principal supply, which means the service which form the predominant element of such a bundle। बताओ इसके अंदर predominant element किसका है? एजुकेशन का। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? यहाँ पे एजुकेशन है, इसीलिए बाकी सारी सर्विसेज जो कि एंसिलरी सर्विस मानी जाएगी। In this case, since the predominant nature is determined by the service of education, the other services of providing resident dwelling will not be considered for the purpose of determining the tax liability, and in this case, the entire consideration for supply will be exempt। जो सारा पैसा लिया जा रहा है, चाहे रहने का, चाहे खाने का, चाहे पढ़ाई का, वो सारा का सारा क्या होगा? exempt माना जाएगा। Now, educational institution providing qualification recognized by लॉ। अब ये वाले पॉइंट के अंदर एक ही मुद्दा बस आया, क्या कि अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको ऐसी डिग्री प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर से सपोज वो डुअल डिग्री है, मतलब कि एक कोर्स के साथ आपको 2 डिग्री प्रोवाइड कर रहा है और एक डिग्री जो है वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड है और एक डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उस केस में क्या होगा? एक कंफ्यूजन के लिए इस केस स्टडी को यहां पर रखा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपको क्वालिफिकेशन जो कि क्या होती है? रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये आपको पता है कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वो आपको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करेगा और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होगा, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट। लेकिन यहाँ पे पॉइंट किसका आएगा? डुअल क्वालिफिकेशन का, जिसके अंदर आपको 2 क्वालिफिकेशन दिए जा रहे हैं और एक क्वालिफिकेशन क्या है? एग्जेम्प्ट और एक एग्जेम्प्ट नहीं है। तब क्या होगा? उस चीज को समझना है। देखो, we have already seen that the institution providing service by way of education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force qualifies as educational institution. However, the question कहाँ arise हो रहा है? That in case where a course in a college leads to dual qualification, only one of which is recognized by law। 2 क्वालिफिकेशन है और उसमें उस कोर्स के से आपको 2 क्वालिफिकेशन प्राप्त हो रही है और उसके अंदर से एक जो है वो क्या है? रिकॉग्नाइज है।
Would service provided by college by way of such education be covered by exemption notification? क्या ये सर्विस आपके एग्जामिशन में कवर होगी कि नहीं होगी? Provision of dual qualification is in the nature of two separate services as the curriculum and fees for each of such qualification are prescribed separately. Service in respect of each qualification would therefore be assessed separately. मतलब कि अगर आपको dual qualification में प्रोवाइड हो रही है तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों को सेपरेट कर सकते हो, दोनों की आपकी अलग अलग फीस चार्ज की गई होगी, एक आपका फ्री हो जाएगा मतलब जीएसटी फ्री हो जाएगा, एक के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा अगर वो सेपरेबल है तो, अगर उसको सेपरेट किया जा सकता है तो. If an artificial bundle of service is created by clubbing two courses together where only one single fee is charged for both, only one of which leads to qualification recognized by law, then application of rule of determination of taxability of supply which is not bundled in orderly course of business. मतलब कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडल नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपने कर रखा है अपने कॉलेज के अंदर, तो उस केस में क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मिक्स सप्लाई का. कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मिक्स सप्लाई का. अगर आपने जबरदस्ती उसकी बंडलिंग करी है, उस दोनों को, उन सारे कोर्सेज को जोड़ा है, तो उस केस में कॉन्सेप्ट इसका लगेगा मिक्स सप्लाई का, और उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टैक्स कैसे लगेगा. टैक्स कैसे लगता था, जिस पे हायर रेट ऑफ टैक्स होगा वही सब पे लगा दिया जाएगा. एक एग्जाम्प्ट हो गया और एक पे टैक्स रेट होगा. अगर आपने दोनों को इनसेपरेबल है, सपोज करो कि आप क्या करते हो, आप 1 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हो, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि कोर्स 1 का कितना है और कोर्स 2 का कितना है, या तो आपको पता है तो उसमें कहा गया कि भैया अगर पता लगा कि इसका 80 है इसका 20 है, ठीक है, और ये जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, ये जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो उस केस में तो सिंपल हो गया भैया रिकॉग्नाइज्ड है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इस 20,000 के ऊपर टैक्स ले लो, सिंपल बात खत्म. लेकिन अगर ऐसा है कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते और 1 लाख रुपए की सीधी फीस पता है, तो उस केस में क्या बोलोगे कि दिस इज एग्जाम्प्ट मतलब 0 एंड दिस इज टैक्सेबल एट द रेट 8%, तो हायर रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा 18, पूरे के ऊपर 18 लग जाएगा. ये तो मतलब है ना इनसेपरेबल. इनसेपरेट अगर इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते तो पूरे अमाउंट पे लगा देंगे क्या, हायर रेट ऑफ टैक्स. कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मिक्स सप्लाई का. तो मिक्स सप्लाई तो यही कहता है, तो उस हिसाब से पूरे अमाउंट पे क्या लग जाएगा, हायर रेट ऑफ टैक्स. हायर में क्या हो गया, ये तो एग्जाम्प्ट था, और इस पे जो भी टैक्स रेट होगा 18 हो 12 हो 5 हो वो लग जाएगा पूरे के ऊपर. ठीक, आगे. However, incidental auxiliary courses provided by way of hobby classes और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन फर्दरेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, मतलब कि आपको और भी एडिशनल सर्विसेज वगैरह दी जाती हैं, जैसे कि हॉबी क्लासेस कहा गया, या कोई और करिकुलर एक्टिविटीज कराई जा रही है, आपको क्रिकेट कैंप वगैरह में जोड़ा हुआ है, क्रिकेट की कोचिंग वगैरह दी जा रही है, कुछ और इस टाइप की कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके साथ ऐड ऑन की हुई है, तो उस केस में क्या होगा, तो ये भी क्या कॉन्सेप्ट आएगा आपका, मिक्स सप्लाई. अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी क्या है वो मिक्स सप्लाई. अगर आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो एजुकेशन नहीं है तो देखो, विल बी एन एग्जांपल ऑफ नेचुरली बंडल कोर्स, मतलब कि जनरली क्या है, एक नेचुरली बंडल कोर्स है जिसके अंदर आपको एडिशनल और भी छोटे-छोटे कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं, ताकि आप एक नेचुरली एक अच्छे क्या कह सकते हैं स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्स में भी, अदर चीजों में भी, सिंगिंग वगैरह में भी, और एजुकेशन तो आपकी चली रही है. एंड देयरफॉर ट्रीटेड एज सप्लाई. अगर नेचुरली बंडल है तो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट सप्लाई. One relevant consideration in such case will be the amount of extra billing being done for the unrecognized component. मतलब कि अगर आपसे अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, एक तो हो गया कि आपसे 1 लाख रुपए लिए जा रहा है, आपको एजुकेशन भी दी जाएगी, साथ में आपको क्रिकेट की कोचिंग भी दी जाती है, ठीक है, तो वो तो नॉर्मली होगा, नेचुरली बंडल्ड हो गया. लेकिन सपोज करो 1 लाख रुपए लिए जाता है और आपसे कहा गया कि अगर आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा फीस दोगे तो आपको क्रिकेट की कोचिंग मिलेगी, ऐसा कह के आपसे 10,000 रुपए अलग से ले जा रहे हैं, टोटल आपसे 1,10,000 रुपए ले जा रहे हैं, तो क्या ये एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही नहीं हो रही है, हो रही है, और सिर्फ ये उस एक एक्टिविटी के लिए हो रही है, उस एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं. तो क्या ये जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है या नेचुरली बंडल्ड है, ये जबरदस्ती पैकेज बनाया जा रहा है. 1 लाख वाले को 1,10,000 का पैकेज बना दिया गया, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, मिक्स सप्लाई. और नेचुरली बंडल होता है कि भैया 1 लाख रुपए की फीस और कंपलसरी है उसके अंदर कि आपको क्रिकेट की कोचिंग हम देते हैं, उसके हम पैसे अलग से नहीं ले रहे, वो आपको देते हैं, इस पैकेज के अंदर वो इंक्लूडेड है, तब तो नेचुरली बंडल हो गया. लेकिन अगर आप अलग से ऐड ऑन कर रहे हो उसको कि 10,000 रुपए की क्रिकेट कोचिंग है, 5,000 रुपए की सिंगिंग क्लास है वगैरह वगैरह, इस तरीके से अगर आपने ऐड करके एक कोर्स बना दिया, तो उस केस में जितनी भी एडिशन हो रही है दैट इज एक्स्ट्रा बिलिंग, और उस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका, मिक्स सप्लाई का. हायर रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आप रेट लगा दोगे. तो इफ एक्स्ट्रा बिलिंग इज बीइंग डन, इट मे बी द केस ऑफ आर्टिफिशियल building of two different supplies not supplied together in the ordinary course of business and therefore will be treated as a mixed supply, attracting the rate of the higher tax component for the entire consideration. पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, हायर रेट ऑफ टैक्स आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. आगे जी IIM की बात करो तो IIM तो बहुत नाम ही पता लग रहा है भैया, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आएंगे और ये एग्जाम होते हैं, ठीक है. लेकिन इसके अंदर इसको क्यों डिस्कस किया गया, इतना ही सिंपल होता तो इस पैराग्राफ को क्यों डाला गया है,
एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर सबसे लास्ट में आएगा कि ये जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाते हैं, उसके ऊपर जरा हाईलाइटेड है, देखो जरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 IIM Act 2017 empowers IIM to what grant degrees, diplomas and other academic distinctions or titles, specify the criteria and process for admission to the course and programs of study, और तीसरा specify the academic content of the programs। ये सारी चीजें करने के लिए उनको eligible है इस एक्ट के तहत। Resultantly all the IIMs fall under the purview of educational institution as they provide education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by law for the time being in force। मतलब एक लॉ है हमारा मैनेजमेंट एक्ट 2017, इसके द्वारा वो कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, करिकुलम एक्टिविटी चला रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन जाएगा। नाउ एडिशनल पॉइंट्स क्या है वो देखो। IIM provide various long term programs 1 year or more for which they award diploma degree certificate duly recommended by board of governors as per the power vested in them under the IIM Act 2017। service provided by IIMs to their students in all such long duration programs जो 1 साल से ज्यादा के लिए होंगे वो क्या होंगे आपके एग्जाम, मतलब कि उसी एक्ट के तहत उन्होंने कुछ कोर्सेज बनाए जो कि लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं और उसको वो प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो क्या होंगे आपके जीएसटी से एग्जेम्प्ट होंगे। आगे IIM also provides various short duration short term programs less than 1 year for which they award participation certificate। अब ये क्या दे रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, टू विच द एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एज दे आर कंसीडर्ड एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेड प्रोग्राम्स, दीज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आर नॉट एनी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। मतलब किसी को 1 हफ्ते का कोर्स कराया, 1 महीने का कोर्स कराया, उसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कुछ स्कोर किया होगा, कुछ उनके जो भी उनको एक अवार्ड कर दिया गया, एक सर्टिफिकेट कि हाँ भैया आप सारे पार्टिसिपेंट्स थे, आपने इस कोर्स में पार्टिसिपेट लिया, आपने सारी नॉलेज हमसे एक्वायर करी है, इस टाइप से उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन कोई ये डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किसी भी लॉ के द्वारा। ठीक, तो ये क्या कवर हो रहा है इसका हमारे डेफिनेशन के अंदर? नहीं। तो सच पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज ए स्टूडेंट ऑफ IIM। अभी जो पार्टिसिपेंट्स वाले जो कोर्सेज होते हैं जनरली कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि IIM का स्टूडेंट होना चाहिए, ये एक जनरल कोर्सेज होते हैं, कोई भी आके उसको ज्वाइन कर सकता है, वो नॉलेज एक्वायर करेगा, उसको एक पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो स्टूडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IIM एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सच पार्टिसिपेंट्स इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST एंड GST इज पेबल ऑन द सेम। तो इस टाइप के अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उसके द्वारा, जिससे कि वो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं इस बात का कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कुछ नॉलेज एक्वायर करी है, तो वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किसी भी लॉ के तहत, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। ऑल्दो दे रहा है IIM, लेकिन वो जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर कवर नहीं हो रहा। अलिजवेल, इस वाले पॉइंट के लिए बेसिकली इसको इंसर्ट किया गया था, बाकी तो और कुछ था नहीं इस वाले पॉइंट के लिए। आगे, सप्लाई ऑफ फूड इन अ मेस और कैंटीन। अब ये भी चीज आपने देखी है कि भैया जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं उसमें मेस की फैसिलिटी होती है, कैंटीन्स की फैसिलिटी होती है जिसके अंदर खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या होगा अगर, अब इसके अंदर 2 बातें हैं बेसिकली, कि जो भी कैंटीन्स वगैरह होते हैं, जो मेस वगैरह होते हैं, वो या तो आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाया जा रहा हो या फिर कोई थर्ड पार्टी के द्वारा चलाया है। दोनों चीजें होती है कि मेरा अगर सपोज कॉलेज है तो मैंने वहां पे मेस, हम कॉलेज की इन हाउस मेस है बेसिकली, मेरे एम्प्लॉइज वगैरह ही हैं जो कि वहां पे खाना वगैरह बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। या ऐसा हो सकता है हमने थर्ड पार्टी को, वेंडर को दे दिया एक कॉन्ट्रैक्ट कि भैया तुम्हें हमारे स्टूडेंट्स वगैरह को खाना वगैरह प्रोवाइड कराना है। ठीक, दोनों चीजें हो सकती है। अगर हम खुद दे रहे हैं ये फैसिलिटी, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर खुद फैसिलिटी दे रहा होगा, तब तो इसको क्या कर देंगे हम, एक्सेप्ट। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी दे रही होगी फिर तो थर्ड पार्टी हो गई, और थर्ड पार्टी एक सर्विस दे रही है किसको, स्कूल को। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट आपका, मेस वाला पार्ट या कैंटीन वाला पार्ट आपका कवर नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। ध्यान दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जनरली हैव मेस फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू देयर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। सच फैसिलिटी इज ईदर रन बाय इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स themselves और is outsourced to third person। या तो वो खुद से चला रहे हैं, खुद से चलाने का मतलब कि या तो स्टूडेंट चला रहे हैं खुद से या फिर इंस्टीट्यूशन चला रहा है खुद से। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट खुद से चला रहे होते हैं, मतलब उनको सारी फैसिलिटी दी होती है, स्टूडेंट्स खुद ही खाना बना रहे हैं और खुद ही आपस में वो खा पी के अपना काम चला रहे हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉय ठहरा रखे हैं, वो खाना बना के प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दी फैसिलिटी, वो लोग प्रोवाइड करते हैं मेस की फैसिलिटी, फूड वगैरह। If the catering service is one of the services provided by an educational institution, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर प्रोवाइड कर रही है तो क्या होगा, टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एंड द सेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये वो वाले हैं जो कि डेफिनेशन में कवर होते हैं।
और वही लोग क्या कर रहे हैं, खुद से ही इस मेस की या इस कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसी के अंदर आ गया ना कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, स्टूडेंट को, स्टाफ को, और आपके जो एम्प्लॉइज बेसिकली हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके इसमें क्या हो गया, जो फैकल्टी, स्टाफ या जो भी स्टूडेंट्स उनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो पहला वाला पॉइंट आपका यही था कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ऑल्दो ये कैंटीन की सर्विस दे रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, किसी और से लेके नहीं, कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो भी आपके उसी पैरा में कवर हो जाएगा और ये आपका एग्जाम में चला जाएगा। नाउ दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है कि अगर कैटरिंग सर्विस हमने आउटसोर्स कर रखी है किसी और को, anyone other than educational institution, तो उसके इसमें क्या होगा, the institution outsource the catering activity to an outside contractor and then it is a supply of service to concerned educational institution by such outside caterer and attract GST। मतलब ये कोई और केटरर है जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये सर्विस दे रहा है कि हाँ जी हम तुम्हारे को कैंटीन की सर्विस देंगे, मैथ्स की सर्विस देंगे, जो कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होगी अल्टीमेटली। ठीक, अब इसमें ध्यान दो क्या है, आउटसाइड वाला केटरिंग की सर्विस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं थी, ध्यान दो, समझा नहीं क्या कह रहा था वो। देखो जो एग्जम्पशन थी वो क्या था कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको सर्विस मिल रही है, किस चीज की मिल रही है, केटरिंग की मिल रही है। केटरिंग वाले डेफिनेशन में लिखा था कि वो हो सकता है इंक्लूडिंग कोई मिड डे मील की हो, इंक्लूडिंग कोई मिड डे मील टाइप का स्कीम के तहत वो केटरिंग सर्विस दी जा रही है। और ये मिड डे मील जो है ये हो सकता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दे रही, स्टेट गवर्नमेंट खाना बना के नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल में मिड डे मील होना चाहिए, इसलिए आपको केटरिंग सर्विसेज किसी लेनी पड़ती है। ठीक है, मिड डे मील नहीं है तो भी आपको अगर केटरिंग सर्विसेज लेनी पड़ रही है तो एग्जेम्प्ट है। मेरी बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी, अभी हमने इसमें क्या पढ़ा कि अगर आउटसोर्स कर रखा है हमने केटरिंग सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने आउटसोर्स किया हुआ है केटरिंग सर्विसेज, तो उस केस में जो कैंटीन होगा, जो मेस होगा, उसको आप क्या माने जाओगे, टैक्सेबल मानोगे। लेकिन शर्तें वही है, कौन सी, कि अगर वो प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए होगा, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए होगा, तो उस केस में तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा भी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बच जाएंगे ना। आदि बात समझ में, जो वो कैंटीन वाला था, जो आपका केटरिंग वाला था, वो किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। कॉलेजेस होंगे तब, कॉलेज में भी तो मैस हो सकता है, कैंटीन हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए इन जनरल तो यहाँ पे कहा गया कि अगर आपका खुद का है तब तो आप कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप बाहर से आउटसोर्स लेते हो तो उस केस में आपको कहा गया टैक्सेबल है, लेकिन शर्तें लागू, कौन सी शर्तें लागू, कि अगर प्री स्कूल होगा या फिर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल होगा तो उस केस में तो वो है कि अगर आप कैंटीन की सर्विस लो, केटरिंग की सर्विस लो, मैथ्स की सर्विस लो, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है एज अ इनपुट सर्विस। ठीक, तो वो नोट देखो यहाँ पे आ गया। नोट, सेड सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन providing what preschool education or education up to higher secondary school or equivalent are exempt from tax। ये तो exempt है ही है, वो तो आपको वहां पे डिफाइन करने के लिए बताया गया कि भैया अगर कैंटीन या मेस की सर्विस दी जा रही है तो या तो आपकी खुद की होगी, एग्जेम्प्ट है, बाहर से लेते हो तो उसके इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग बाहर से ले रहे हैं, कौन से लोग, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल वाले, तो उनके लिए बाहर से भी एग्जेम्प्ट है, उनके लिए बाहर से टैक्सेबल नहीं है। और मिड डे मील वाला ये स्कीम था, ऐसा नहीं था कि कैटरिंग सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, इस कंफ्यूजन में थे कि कैटरिंग सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट नहीं दे रही, केटरिंग सर्विस है इंक्लूडिंग अगर कोई मिड डे मील टाइप की फैसिलिटी चल रही है और उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि ऐसा आपके स्कूल के अंदर होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कह रही है। हम सर्विस तो किसी और से ले रहे होंगे, गवर्नमेंट थोड़ा बना के दे रही होगी, हाँ फंडिंग कर रही होगी गवर्नमेंट उसकी। ठीक है, फीस चार्ज फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, फीस चार्ज फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। तो अगर कोई फीस चार्ज की जा रही है किससे, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो कोर्स वगैरह डिजाइन करते हैं किसी और कंपनी के एम्प्लॉय के लिए। मतलब क्या है कि मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे पास टीचर्स है बहुत अच्छे अच्छे, तुम एक कंपनी चलाते हो, तुम्हारी एमएनसी चलती है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे एम्प्लॉय है ना वो अपडेट हो जाए, उनको कुछ नॉलेज मिल जाए, तो तुमने मुझसे आगे बात करी कि आपका इंस्टीट्यूट, आपके पास स्टाफ होते हैं, आप उनको हमारे कॉर्पोरेट में भेजो, हमारे एमएनसी में भेजो, और जो हमारे स्टाफ है उनको थोड़ा बहुत पढ़ाओ, उनको लेटेस्ट अपडेट करा दो, काफी चीजें बदल गई है दुनिया में, तो आप उनको अपडेट कराओ, उसके लिए कोर्स दे दो, हम आपको उसके पैसे देंगे। ऐसा होता है। तो उस केस में जो पैसे मिल रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वो सर्विस नहीं है जो किसको दी जा रही है, स्टूडेंट, स्टाफ या फिर फैकल्टी को। ये किसको दी जा रही है, किसी और एम्प्लॉयर को दी जा रही है, किसी कंपनी को, कॉर्पोरेट को दी जा रही है, एमएनसी को दी जा रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज आईआईटीज, आईआईएम्स होते हैं,
चार्ज अ फ्री फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स लाइक कॉर्पोरेट हाउस एमएनसीज, इन सबसे फीस चार्ज करते हैं। हु कम्स टू इंस्टीट्यूट्स फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट। अच्छा एक और चीज है, कोर्स भी नहीं होता हमेशा, कोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप रिक्रूटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हो, मतलब जैसे कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो कैंपस प्लेसमेंट जो होती है तो उसमें ऑब्वियसली बात है जो लोग आके बच्चों को लेके जाते हैं वो उस इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। जैसे आईसीआई के अंदर भी कैंपस प्लेसमेंट होती है, आपके आईसीडब्ल्यूआई के अंदर भी कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर विप्रो कह रहा है जी मेरे को सीए स्टूडेंट्स आपके यहां से हायर करने, तो वो आएगा तो उससे क्या करेगा, वो आईसीआई को क्या करेगा, कुछ ना कुछ पैसे देगा, और आईसीआई उसके बेस पे वो कैंपस रिक्रूटमेंट जो होगा वो ऑर्गेनाइज करवाएगा, वो आएंगे बच्चों से बात करेंगे, इंटरव्यू वगैरह लेंगे और सेलेक्ट करके लेके चले जाएंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, उनको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन ये जो सर्विस है ये क्या वो सर्विस है जो स्टाफ को दी जा रही है या फैकल्टी को दी जा रही है या फिर स्टूडेंट्स को दी जा रही है? नहीं, ये किसको दी जा रही है, किसी और एम्प्लॉयर को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को दी जा रही है। तो दोनों बातें यहाँ पे, एक तो मैंने बताया कोर्स वाला वो भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कैंपस प्लेसमेंट वाला, उस केस में भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह को पैसे मिलते हैं कंपनियों से। ठीक है, फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स थ्रू कैंपस इंटरव्यू इन रिलेशन टू कैंपस रिक्रूटमेंट सच सर्विसेज वुड आल्सो लायबल टू टैक्स। अब एक ये नया अमेंडमेंट का पार्ट है जो रिसेंट में आया है, कुछ खास नहीं ध्यान रखना आपको, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी कोर्स अगर ऐसा है जो कि अप्रूव्ड होगा डीजी शिपिंग से, तो वो भी क्या होता है आपका एक्सेप्ट। पढ़ो जरा क्या है, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देयर ट्रेनिंग कोर्सेज आर अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजी शिपिंग approved है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, which are duly recognized under the provision of the Merchant Shipping Act 1958, read with the Merchant Shipping Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers Rules 2014. Therefore, maritime training institutes are educational institutions and the courses conducted by them are exempted subject to fulfillment of other conditions specified therein. तो मुद्दा कुछ खास नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि ये एक इंस्टीट्यूट है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये अप्रूव्ड है किसके द्वारा, डीजी शिपिंग के द्वारा। तो इसके द्वारा अप्रूव्ड हो गया, किसी एक्ट के अंदर अप्रूव्ड हो गया, और ये अगर कोई कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका एग्जेप्ट माना जाता है, इसके अंदर ये भी कवर होता है। तो ये नया ऐड किया गया है, इसलिए बोल्ड में दिया हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर डीजी शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड होगा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसके द्वारा जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी क्या आएगा, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर हो जाएगा और वो एग्जेप्ट माना जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका इनपुट सर्विसेज का। जरा 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, इनपुट हमने समझ लिया था वैसे मोटा मोटा, कुछ खास इसमें ऐसा बताया हुआ नहीं है भाई, 5 बातें उसी 5 का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो क्या था इनपुट के अंदर, 5 चीजें कौन कौन सी थी, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग वगैरह, और एडमिशन और एग्जामिनेशन वाला, और लास्ट ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स वाला। फिर हमने देखे थे स्टार्टिंग के 3 जो होंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूल और अप टू हायर सेकेंडरी। उसका हमने देखा जो 5वां वाला है वो किसके लिए है, वो सभी के लिए है, इन तीनों के लिए नहीं है। किन तीनों के लिए नहीं है, प्री स्कूल, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और वोकेशनल कोर्सेज वाले जो होते हैं इनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए वो एप्लीकेबल। ठीक है, जो बीच वाली लाइन थी चौथी वाली एडमिशन और एग्जामिनेशन वाली, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। यही तो समझ में आया, यही क्रक्स और कुछ नहीं है। देखो regarding input services, it may be noted that where output services are exempted, the educational institutions may not be able to avail credit of tax paid on the input side. मतलब क्या हुआ, regarding input services, it may be noted that where output services are exempted, output तो क्या हो गया, exempt हो गया, the educational institutions may not be able to avail credit of tax paid on the input side. input लेके क्या करेंगे, आउटपुट तो एग्जेम्प्ट है, इनपुट का फायदा कब होता है, जब आउटपुट हो तो इनपुट को घटाओगे फिर बचा हुआ टैक्स जमा कर दोगे, आउटपुट कुछ देना ही नहीं है। इनपुट अगर आप दे भी रहे हो तो वो टैक्स आपका किसी काम का नहीं है, तो इसलिए इनपुट के कुछ एक चीजों को क्या कर दिया गया यहां से, एक्सेप्ट। ठीक है, ऑल्दो सबको नहीं किया गया। The auxiliary educational services, auxiliary educational services which educational institution ordinarily carry out themselves but may obtain as outsourced services from any other person. मतलब उनको चाहिए होती है ऐसी सर्विसेज और जनरली वो किसी और से इसको ले लेते हैं। Specified in item B of entry 66 only have been exempted. जो स्पेसिफाई की गई है वो 5 बातें वही सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेड है, सब आइटम्स 1 से लेके 5 तक। However, the said exemptions come with a rider. Auxiliary services of 1. Transportation of students, faculty and staff. 2. Catering including any midday meals scheme sponsored by government. And
3. Security or clearing or housekeeping services are exempt only if such auxiliary services are provided to education institutions providing services by way of education up to higher secondary or equivalent from preschool to HSC. प्री-स्कूल से लेके हायर स्कूल तक के लिए ये तीनों के तीनों क्या है? एग्जेम्प्ट है. Thus, if such auxiliary education services are provided to educational institution providing degree or higher education or institution providing approved vocational course are same would not be exempt. मतलब कि यही सर्विस, यही तीन सर्विस कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, ये सर्विसेज ही अगर दी जाएंगी किसी डिग्री कॉलेजेस वगैरह को तो उस केस में एग्जाम नहीं होगा. वोकेशनल कोर्सेज वालों को दी जाएगी तो एग्जाम नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन के लिए अगर होगा तो ही एग्जाम्प्ट है. पता है ये चीज. आगे सिमिलरली सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स पीरियोडिकल्स आर एग्जेम्प्ट ओनली इफ दे आर प्रोवाइडेड टू इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब कि हमने एजुकेशनल सर्विसेज में 3 पॉइंट देखे थे. प्री स्कूल एचएससी वाला देखा, हायर सेकेंडरी वाला. दूसरा हमने देखा जो डिग्री कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा हमने देखा जो वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ये तीन तो थे. करिकुलम वाले रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ मतलब डिग्री कोर्सेज शॉर्ट में कह सकते हैं, और तीसरा था वोकेशनल. हमने देखा जो भैया ये ऑनलाइन पीरियोडिकल या जर्नल्स वाले हैं ये किस किस पे नहीं लगेगा. पहला पॉइंट था प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, इस पे नहीं लगता. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट किसका था? जो डिग्री कोर्सेज वाले हैं आपके, और तीसरा पॉइंट किसका था? वोकेशनल का. कहा गया वोकेशनल पे भी नहीं लगेगा. तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि किस पे लगेगा? जो आपके जर्नल्स या पीरियोडिकल्स वाला सप्लाई है, सर्विसेज हैं, वो किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ सेकंड वाले के ऊपर तो लगेगा. फर्स्ट पे मना कर दिया नहीं लगाना इसके ऊपर, थर्ड में वोकेशनल कोर्स वाले पे नहीं लगाना, तो किस पे लगाना? सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो करिकुलम टाइप के कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं रिकॉग्नाइज अंडर एनी लॉ. ये तो मतलब है डायरेक्टली. तो आप इसको या तो ऐसे कह सकते हो कि जो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स होते हैं इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होगी. किनके लिए? प्री स्कूल, एचएससी या फिर वोकेशनल कोर्सेज, या फिर ऐसा कह लो कि ये एप्लीकेबल होगा किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ डिग्री कोर्सेज वालों के लिए. क्लियर है? एग्जांपल देखो. लिटिल मिलेनियम, अ प्री स्कूल इन आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई has subscribed the online journals on child development and experiential learning services of supply. अच्छा पहले इतना सी बता दो, ये सवाल है आपका, बताओ एग्जाम्प्ट होगा नहीं होगा? आंसर नहीं पढ़ना, इतनी बात, सिर्फ सवाल पढ़ो. कह रहा है लिटिल मिलेनियम एक प्री स्कूल है मुंबई के आउटस्कर्ट में. कह रहा है ये सब्सक्राइब कर रखा है इन्होंने ऑनलाइन जर्नल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी है, ऑनलाइन जर्नल्स इनके पास आती है, मतलब ये सर्विसेज ले रहे हैं. प्री स्कूल है तो क्या होगा? ये एक्सेप्ट होगा या टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जर्नल्स जो है वो सिर्फ डिग्री कॉलेजेस वगैरह के लिए ही है, प्री स्कूल या एचएससी या वोकेशनल वालों के लिए नहीं है. सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स प्रोवाइडेड इंटर एलिया टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन आर नॉट. ठीक है. अगला, SM Transporters has provided services of transportation of students and faculty from their residence to school and back to Pathwheels School, a higher secondary school. एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा? SM Transporters के द्वारा. अब बताओ ये क्या होगा? ये एग्जेम्प्ट होगा नहीं होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, किसके लिए है? स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए. ठीक है जी. तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर ये दी जाती है प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक तो वो क्या होती है? हमारी एग्जेम्प्ट होती है. ये जो एक स्कूल को दी जा रही है जो कि कहां तक का स्कूल है आपका? हायर सेकेंडरी का स्कूल है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ प्रोवाइडेड इंटर एलिया टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट आर एग्जेम्प्ट. सिंपल था. अगला और देखो. शिक्षा कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज हैज कंडक्ट इट्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन नवंबर. कह रहा है डिग्री कॉलेज है, डिग्री कोर्स वगैरह कराते हैं, और इन्होंने अपना हाफ ईयरली एग्जाम कराया नवंबर में. फॉर दिस पर्पस इट हैज पेड द ऑनरेरियम. इन्होंने ऑनरेरियम पे किया किसको? पेपर सेटर्स को और एग्जामिनर्स को. जिससे पेपर सेट करवाए होंगे, जिससे एग्जाम करवाया, उनको इन्होंने ऑनरेरियम पे किया. नॉट ऑन द रोल्स ऑफ शिक्षा कॉलेज, मतलब ये उनके एम्प्लॉय नहीं है, उनके पेरोल पे नहीं है, उनके एम्प्लॉय नहीं है, उनको अलग से उन्होंने पेमेंट करी उस पर्टिकुलर काम के लिए. फॉर देयर सर्विसेज फर्दर इट अवेल द प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर. Paper and content are provided by Shiksha College
फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम कराने के लिए इनको क्वेश्चन पेपर चाहिए थे, क्वेश्चन पेपर इन्होंने प्रिंट करवाया, प्रिंटिंग की सर्विस ली किसी से जिसने छाप के दिए होंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू एडमिशन or conduct of examination by such institution are exempt, therefore service of paper setters and examiners and printing services availed by शिक्षा are exempt। सवाल पूछ ही नहीं पाया क्योंकि मिक्स था, इसके अंदर पता ही नहीं लगा सवाल कहां खत्म हुआ और आंसर कहां शुरू हो गया, पर समझ में आ गया मोटा मोटा कि भैया एक ये डिग्री कॉलेज चलाते हैं और डिग्री कॉलेज चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, किसी से पेपर सेट करवाया उसके लिए इन्होंने पेमेंट करी है, किसी से क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराया उसके लिए पेमेंट करी, तो ये सारी सर्विस किसकी हो गई, एडमिशन या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो गया, मतलब फोर्थ वाला पॉइंट, सब आइटम 4 जो था वो हो गया ये। तो ये तो सभी के लिए एग्जेप्ट है, चाहे डिग्री कॉलेज होता, चाहे प्री स्कूल होता, चाहे हायर सेकेंडरी होता, चाहे वोकेशनल वाला होता, सभी के लिए क्या है ये एग्जेप्ट। आगे बढ़िए, ये क्या कह रहा है, ज्ञानी पब्लिक स्कूल, ज्ञानी पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हैज हायर सुविधा सर्विस लिमिटेड फॉर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज। पब्लिक स्कूल है और सिक्योरिटी की सर्विसेज ले रहे हैं। इन दिस स्कूल सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ इंटर एरिया हायर सेकेंडरी स्कूल आर एग्जेप्ट। क्या कह रहे हैं कि अगर आप सिक्योरिटी हाउसकीपिंग की सर्विस लेते हैं विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ स्कूल या कॉलेज जो भी है, तो वो आपका क्या होता है, एग्जेप्ट होता है। देयरफॉर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सुविधा सर्विसेज लिमिटेड आर एक्सेप्ट। मतलब आपने अगर सिक्योरिटी की सर्विस ली है, अपने स्कूल के अंदर ली है, स्कूल ही है और हायर सेकेंडरी तक का है, तो इनके लिए वो तीनों बातें कवर होती थी, तीनों के अंदर सिक्योरिटी हाउसकीपिंग भी आता था, तो वो इसके अंदर आ जाएगा और ये एग्जेप्ट हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखना, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में एक जगह जब पहली लाइन पढ़ी थी स्टार्टिंग के 2-3 मिनट के अंदर, तो मैंने लिखवाया था परफॉर्म्ड इन दी प्रीमाइसेस के ऊपर ब्रैकेट लगवाया था, ठीक है, वो उसकी इंपॉर्टेंस अगले पैराग्राफ में दिखेगी। मतलब क्या है कि अगर आप सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग की सर्विस ले रहे हो तो वो सर्विसेज कहां होनी चाहिए, जो सर्विस दे रहा है वो कहां देगा, आपके स्कूल में देगा, आपके कॉलेज में देगा, तो ठीक है। पर अगर वो सर्विस आप कहीं बाहर ले रहे हो, उनसे एज अ कॉलेज ही ले रहे हो लेकिन कहीं बाहर लोकेशन पे ले रहे हो, तो उस केस में एग्जेप्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर वो जो पूरी लाइन है उसके अंदर ये बात लिखी है कि परफॉर्म होना चाहिए इन दी प्रीमाइसेस। ठीक, देखो जरा, द स्कूल सब्सिक्वेंटली हायर्ड सुविधा सर्विस लिमिटेड, उसके बाद फिर उन्होंने हायर किया फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज एट स्कूल्स एनुअल डे, स्कूल का एनुअल डे है फंक्शन, ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस के बाहर किसी ऑडिटोरियम में इन्होंने अपना एनुअल डे फंक्शन रखा है और वहां पे सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की सर्विस ले रहे हैं, तो बताओ ये एग्जेप्ट होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि परफॉर्म इन द प्रीमाइसेस नहीं है, ये कोई आउटसाइड लोकेशन पे है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ज्ञानी पब्लिक स्कूल फॉर स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द स्कूल कैंपस विल बी टैक्सेबल एज ओनली द सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड within the premises of the higher secondary school are exempt। तो premises से बाहर चला गया इसलिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब इन पूरी बातों को, इनपुट को भी और आउटपुट को भी नक्शल करते हुए आपको टेबुलर करके बताया गया है छोटे छोटे शब्दों में। देखो क्या कह रहा है, एक कॉलम बनाया किसका, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल वालों का। जनरली 5 थे ना, मतलब 5 हमारी क्या थी, इनपुट सर्विसेज, और 3 टाइप के हमारे क्या थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उन 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहां रखा गया। पहला रखा गया कौन सा, प्री स्कूल हायर सेकेंडरी। दूसरा कौन सा रखा गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, मतलब डिग्री कोर्सेज कॉलेज वगैरह। और तीसरा रखा गया आपका अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाले। ये 3 टाइप थी। और इधर हमारे पास इनपुट सर्विसेज जो थी वो कितनी थी, 5। अब इनको कौन सी मिलेंगी, तो इसको पहला भी मिलेगा, तीसरा, ये तीनों तो इनको अलग से ही चीख चीख के कह दिया। चौथे के लिए मना नहीं किया, तो 4 मिलेंगे, 5वां मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग से चीख चीख के मना कर दिया था। अच्छा, जो ये कॉलेज वाले हैं इनको पहला दूसरा तीसरा मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तो इन्हीं के लिए था, बस ये तो सिर्फ इन्हीं के लिए था। चौथा मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, मना नहीं किया। 5वां मिलेगा क्या, हाँ, वो तो चीख चीख के बोला है कि सिर्फ इन्हीं को मिलेगा 5वां वाला, जो डिग्री कॉलेज होते हैं। इनको बताओ पहला दूसरा तीसरा मिलेगा क्या, नहीं। चौथा मिलेगा क्या, चौथा तो किसी के लिए मना ही नहीं किया, तो मिलेगा ही मिलेगा। 5वां मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि 5वां भी इनको चीख चीख के मना कर दिया गया। तो इसी चीज को समराइज किया गया है यहाँ पे कि भैया इस वाले को 4 मिलेंगे। कौन कौन से 4 मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाला मिल जाएगा, केटरिंग वाला मिल जाएगा, सिक्योरिटी क्लीनिंग या हाउसकीपिंग वाला जो है वो भी मिल जाएगा, और चौथा कौन सा था आपका, सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ये भी मिल जाएगा। ये चारों चीजें सर्विस इनके लिए एग्जेम्प्ट है। सेकंड वालों के लिए सिर्फ चौथा और 5वां। चौथा कौन सा है, सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, और दूसरा कौन सा था आपका, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स या फिर पीरियोडिकल्स। तो ये इनके लिए छूट है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक छूट है, एडमिशन और एग्जामिनेशन।
बाकी सारे के सारे इसके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। तो ये मोटा मोटा समझ में आया था, इन्होंने टेबल करके एंड में समझाया, और तो हमने पहले ही समझ लिया था। आउटपुट की बात करो तो आउटपुट में तो कुछ था ही नहीं, 2 ही पॉइंट थे। कौन से 2 पॉइंट थे कि भैया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और वो क्या देगा, सर्विसेज देगा। किसको देगा, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को देगा, एग्जेम्प्ट है। और इसके अलावा अगर वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा रहा है और उसके लिए अगर कंसिडरेशन के रूप में वो इंट्रेंस फी ले रहा है तो वो भी क्या है आपका, एग्जेम्प्ट। लेकिन बशर्ते होना कौन चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके लिए वो 3 बातें ध्यान रखनी जो भी ऊपर आई कि प्री स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक के आपके एजुकेशन में आते हैं, डिग्री कोर्सेज वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं एज अ करिकुलम जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होने चाहिए, वो भी आते हैं इसके अंदर। और तीसरा जो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज करवाते हैं वो भी आते हैं इसके अंदर, बाकी और कोई भी नहीं आता। तो समरी रूप में कोई खास बड़ी हाई तो वाली चीज नहीं है, बड़ा है नो डाउट, बड़ा तो है ही, काफी टाइम लग गया, लेकिन समराइज करोगे तो बातें बहुत ज्यादा नहीं जो याद ना रह सके, याद रहेगी बात। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे किसको, हेल्थ केयर सर्विसेज को। इसमें इतना ही, इतने में कोई डाउट है तो बताओ फिलहाल।